नमस्कार। उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे उन अभ्यर्थियों के लिए जो आरएस की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो इसी को कंटिन्यू करने के लिए मेरे साथ है रमेश सोनी सर। तो एक यक्ष प्रश्न रहता है कि आरएस की तैयारी कैसे आरंभ की जाए और उससे संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं से एक अभ्यर्थी को गुजरना पड़ता है। तो आज की जो क्लास का जो मुख्य पॉइंट रहेगा कि इकोनॉमी को कैसे प्रिपेयर किया जाए और जियोग्राफी को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो मेरे साथ में रमेश सोनी सर जो जियोग्राफी के एक्सपर्ट हैं, तो उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि जियोग्राफी को किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाए। तो सर, स्टूडेंट का एक यक्ष प्रश्न रहता है कि जब हम कॉलेज के दौरान आरएस की तैयारी करना चाहते हैं या कॉलेज के बाद में जब हम आरएस की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है उस जियोग्राफी सब्जेक्ट के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट भी है, उन अन्य सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाए। बिल्कुल सर, ऐसा है। कॉलेज के दौरान भी आप तैयारी कर सकते हैं आरएस की, बहुत अच्छा रहता है। पहले से अगर प्रिपेयर रहे तो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि आपका बेस बन जाता है और बेस को मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण बात है सर। तो कॉलेज के दौरान तैयारी करते समय आप सबसे बढ़िया ही है, आरएस का एग्जाम एक बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है मेरे दृष्टिकोण से। बहुत सरलता से, सहजता से इसे पास किया जा सकता है, बस आपकी रणनीति बहुत अच्छी हो। तो उस रणनीति के लिए यही मैं कहना चाहूंगा कि आप क्यों न सबसे पहले शुरुआत करें बेसिक बुक से। बेसिक बुक्स आप पढ़ते रहें। जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं सर, तो 6th, 7th, 8th इन बुक्स के अंतर्गत महाद्वीप महासागर टॉपिक दे रखा है, वो चित्रों के साथ दे रखा है, उनको वहां से बढ़िया से पढ़ा जाए। धीरे धीरे अपने जो कॉलेज की तैयारी बीए वगैरह है सब्जेक्ट के साथ में आप इसे करते रहे। बीकॉम है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट है इसका कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो आप इन बेसिक्स बुक्स को लगातार पढ़ते रहें, चैप्टर दर चैप्टर पढ़ते रहें और उसके हो सके तो शॉर्ट नोट बनाते रहें, नोट्स बनाते रहें और उन नोट्स को बारंबार रिवाइज करें। बस एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते समय इस बात का ख्याल रखें कि एनसीईआरटी पढ़ते समय बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि पूरा ही टिक कर देते हैं और बाद में पता लगता है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो मेरे हिसाब से 30% से ज्यादा उसमें अंडरलाइन नहीं करना चाहिए और एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए, अंडरलाइन करते रहना चाहिए और अंडरलाइन करने के बाद में उसको बारंबार रिवाइज करते रहना चाहिए। तो मेरा ये महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आया। 6th, 7th और 8th की जो बुक्स होती है, राजस्थान बोर्ड की किताब और एनसीईआरटी आजकल तो सेम ही है, इनकी बुक्स आप पहले पढ़िए। उसके बाद में 8th, 9th और 10th सेकेंड फेज में आप इसको ये पढ़िए बढ़िया से और उसके बाद में फिर 11th, 12th की बुक पढ़ लेना चाहिए। इससे एक पूरा सब्जेक्ट का ओवरव्यू आपके सामने तैयार हो जाता है और उसके अनुसार आप बढ़िया से पढ़ के अच्छे से नोट्स बना के उसके बाद आप साथ साथ इनके साथ साथ आप कोचिंग भी कर सकते हैं। तो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करिए और रोजाना उसमें साथ साथ क्लासेस भी अटेंड करिए और इन बेसिक बुक्स को पढ़िए। तो मेरे हिसाब से इसमें 2-1 घंटे आपको रीडिंग कर लेनी चाहिए रोजाना एक सब्जेक्ट को लेके। 2-3 सब्जेक्ट अगर आप साथ में पढ़ रहे हैं, बड़े जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सब्जेक्ट को आप रोजाना 1-1, 1.5 घंटा रोजाना पढ़िए। देखिए शुरुआत में आप नंबर ऑफ वेराइटी पढ़ेंगे 3-4 सब्जेक्ट की, तो माइंड में उतना ज्यादा लोड नहीं आएगा और आप बोरियत भी महसूस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट, सर का कहना का तात्पर्य ये है कि यदि आप आरंभिक दौर से स्टार्टिंग से आरएस की तैयारी करना चाहते हो तो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो जियोग्राफी सब्जेक्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हो, चाहे वो इकोनॉमी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस या टेक्नोलॉजी या हिस्ट्री, कोई भी अगर सब्जेक्ट हो तो उसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले कि आपको एनसीईआरटी की किताबें, आपको आरबीएसई बोर्ड की किताबें 6th क्लास से शुरुआत करके पढ़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। इकोनॉमिक्स को लेकर भी बच्चों में काफी डर रहता है कि तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से करें, तो इसको लेकर जरा आप भी बताइए सर बच्चों को इकोनॉमिक्स के बारे में। देखो स्टूडेंट, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको लेकर हमेशा अभ्यर्थियों के मन में, स्टूडेंट के मध्य में डर रहता है। लेकिन थोड़ा सा अगर व्यवहारिक सोच के साथ देखा जाए तो जो इकोनॉमी का सिलेबस है वो प्योर इकोनॉमिक्स नहीं होकर इकोनॉमी का सिलेबस दे रखा है सर। जो इकोनॉमिक्स है वो एकेडमिक में अंतर्गत आती है और जो इकोनॉमी है वो व्यवहारिक इकोनॉमी के अंतर्गत दे रखी है। एक प्रशासक को सामान्यतः इकोनॉमी की समझ होनी चाहिए, न कि इकोनॉमिक्स की समझ होनी चाहिए। तो स्टूडेंट को क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक की जो बेसिक एनसीईआरटी वो क्लियर करे और उसके साथ में उसको करंट से भी लिंक करते रहे। लेकिन सर इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा
कि वर्तमान का जो दौर चल रहा है जिसमें जो घटनाएं घटित हो रही, उन घटनाओं के साथ में लिंक करते हुए अगर पढ़ा जाए तो बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है, बेहतरीन आउटपुट आ सकता है। सर, इसमें एक जियोग्राफी का डाउट रहता है कि यदि आप किताबी ज्ञान के साथ जियोग्राफी को पढ़ते हो तो उस किताबी ज्ञान को जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, जो मैप होता है, उसके साथ कैसे लिंक किया जाए? सर, क्लास में पढ़ाने के दौरान अक्सर मैं ये चर्चा करता हूँ, ज्योग्राफी मतलब चित्रात्मक वर्णन। ज्योग्राफी में चित्र मस्ट है। अगर आज आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, गाजा पट्टी के बारे में अगर खबर आती है तो गाजा पट्टी कहाँ पर है, मैप खोलिए और उसमें देखिए। रूस के कामचट का प्रायद्वीप में भी कुछ दिनों पहले ज्वालामुखी फटा था, तो ज्वालामुखी देखिए आप कामचट का प्रायद्वीप कहाँ पर है, तो वो जब देखेंगे तभी आपको याद रह पाएगा। आपके टॉपिक है भूकंप, ज्वालामुखी, आरएस के सिलेबस में, मेंस में, तो ऐसे ही जब टॉपिक पूछे जाएंगे करंट में प्रश्नों पे कि वर्तमान में आए प्रमुख ज्वालामुखियों का वर्णन कीजिए। और इस बार तो सर सबसे बड़ी बात है, आरएस मेंस के पेपर में जो भी हुआ था पिछला, उसके अंतर्गत भारत का मैप दे दिया था और 4 दर्रे लोकेट कीजिए पूछ लिया था। तो एक्चुअल में आपको चित्र के साथ में पढ़ना होगा, वर्णन भी समझना है, लेकिन चित्र को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, तब कहीं जाकर आपकी अप्रोच होगी। और यहाँ तक भी सर कई बार मैंने अनुभव किया है, मेरे साथ में भी ऐसा हो रखा है आरएस के इंटरव्यू में, जहां पर वह मैप दे देते हैं, इंटरव्यू के दौरान बोर्ड होता है और आपका ये बताइए भारत का मैप बनाइए और उसमें कुछ चीजें बताएंगे, पर्वत वगैरह लोकेट कर दीजिए। तो ये केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में, इन सब में आप बेसिक अप्रोच को अर्थात सब्जेक्ट को पढ़ते हुए साथ साथ चित्रों के द्वारा समझिए। बिना चित्र के ज्योग्राफी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि कोई भी घटना घटित हो रही है और उसके साथ में यदि आप बेसिक जियोग्राफी को पढ़ रहे हो तो मैप के साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगा और उसी के साथ लिंक करके हुए पढ़ना पड़ेगा, ये सर ने कहा। इसमें सर एक और भी स्टूडेंट का एक प्रश्न रहता है कि राजस्थान इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी, इनको अगर जैसे आप साथ में पढ़ते हो तो उसी प्रकार एक जियोग्राफी में रहता है कि आप जब जियोग्राफी को प्रिपेयर करते हो तो जियोग्राफी को प्रिपेयर करने के दौरान किस प्रकार से प्रिपेयर की जाए कि वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और राजस्थान जियोग्राफी के अंदर एक सामंजस्य बैठ सके, एक तारतम्यता बैठ सके। बिल्कुल बिल्कुल सर इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही है, ज्योग्राफी में भी ऐसा ही है, हिस्ट्री में यही अप्रोच चलती है कि सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद पढ़ना चाहिए इंडियन ज्योग्राफी और उसके बाद पढ़ना चाहिए राजस्थान ज्योग्राफी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि इंडियन मॉनसून पढ़ना है, राजस्थान की जलवायु मॉनसून पढ़ना है, विश्व की मॉनसून जलवायु पढ़नी है, तो पहले आपको विश्व के बारे में पढ़ना होगा, व्यापारिक पवने और पछुआ पवने। पछुआ पवने पढ़ेंगे तभी जेट स्ट्रीम समझ में आएगी और वो समझ में आएगा तब इंडियन मॉनसून समझ में आएगा और इंडियन मॉनसून समझ में आएगा तभी राजस्थान का मॉनसून समझ में आ पाएगा। ऐसे ये लगभग प्रत्येक टॉपिक के अंतर्गत जोड़ रखा है। भारत का, विश्व का निर्माण कैसे हुआ, महाद्वीप महासागर कैसे बने, इंडिया और भारत का निर्माण कैसे हुआ, तभी हम समझ पाएंगे राजस्थान का निर्माण किससे हुआ, टेथिस सागर से हुआ, अंगारा लैंड से, गोंडवाना लैंड से। तो मेरे को लगता है सर इकोनॉमिक्स में भी क्या ऐसी अप्रोच होती है, पहले वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन, फिर राजस्थान पढ़नी चाहिए? बिल्कुल सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को डिसाइड किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे वर्ल्ड बैंक बनाए गए, IMF बनाया गया, WTO बनाया गया, तो ये सारे इकोनॉमी की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। इंडिया इकोनॉमी की जो भी पॉलिसीज रहती है, जो भी नीतियां रहती है, वो वर्ल्ड बैंक के परिप्रेक्ष्य में रहती है और उसी को फॉलो करना पड़ता है। तो यदि भारत के संदर्भ में अगर इकोनॉमी की समझ डेवलप करनी है तो उससे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमी के संदर्भ में जाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि वर्तमान में जो ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ है अमेरिका और चाइना के मध्य, अगर ये पूछा जा रहा है कि ट्रेड वॉर क्यों हुआ, तो इसका जो अंतर्निहित बीज है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो इकोनॉमी में देखने को मिलता है। जैसे WTO के द्वारा LPG की पॉलिसी लाई गई, WTO के द्वारा रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया, 1990 के आसपास से बहुत ज्यादा तेज गति से ये बढ़ता है, तो उस पॉलिसी के अंतर्गत जो वर्तमान की घटना है उसी के साथ लिंक हो रही। तो यदि आप सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमी को पढ़ेंगे और उस वर्ल्ड इकोनॉमी को लिंक करते हुए इंडियन इकोनॉमी को समझेंगे, LPG रिफॉर्म को समझेंगे और उसी का जो प्रभाव होता है वो राजस्थान की इकोनॉमी के तहत भी देखने को मिलता है। तो इन सभी में एक लिंक बैठता है। आप चाहे राजस्थान से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो राजस्थान में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा वो इंडिया के संदर्भ में होगा और इंडिया के संदर्भ में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा वो वर्ल्ड स्तर डिसाइड करेगा। तो पूरा एक ऑर्डर होता है, तीनों को एक साथ में पढ़ना चाहिए सर। ऐसा है, बिल्कुल सर ने सही कहा। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि भारत भूगोल पढ़े चाहे विश्व भूगोल पढ़े, राजस्थान भूगोल, सबका एक अपना आप में सब्जेक्ट का एक क्रम होता है। ऐसा इकोनॉमी है, ऐसा ही पॉलिटी है, ऐसा ही हिस्ट्री में भी है।
आप बेसिक से कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे और एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो टॉपिक अच्छे समझ बनने लगेगी। कई बार क्या होता है एग्जाम में प्रश्न समझ के अनुसार बनता है, रटने से नहीं बनता। जैसे आ सकता है इकोनॉमिक्स का प्रश्न आता है, ट्रेड वॉर क्या है, राजस्थान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, राजस्थान इकोनॉमी पर। तो ट्रेड वॉर पहले क्लियर होना चाहिए सर, बिल्कुल वो क्लियर हुए बिना तो बिल्कुल आगे हम नहीं बढ़ सकते। लेकिन सर सबसे बड़ी दिक्कत आती है, बच्चा ये कहता है सर कौन कौन सी किताबें पढ़े, कौन सी, जरा बुक्स के नाम सर हमें बताएं, किस किताब से हम शुरुआत करें। तो इकोनॉमिक्स में सर आप बच्चों को मार्गदर्शन करिए सर, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। सर इकोनॉमी के लिए अगर बात की जाए तो राजस्थान की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी और वर्ल्ड की इकोनॉमी, ये 3 संदर्भ में अलग अलग हैं। लेकिन किसी भी स्टूडेंट को शुरुआत करने के लिए कक्षा 9 और कक्षा 10 की एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी चाहिए और आरबीसी की किताबें पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, ये बेसिक पढ़ने के बाद में जो दैनिक परिचर्या में जो घटनाएं घटित होती है उन सभी को थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे राजस्थान सरकार जो बजट पारित करी, भारत सरकार जो बजट पारित करती है, अब जो किताबों में लिखा गया उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में भी देखते रहे, ताकि समझ डेवलप होती रहे कि किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही। तो स्टूडेंट को सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबें और उस एनसीईआरटी में 9th और 10th की सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ा जाए। उसके बाद में अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ा तो 11th क्लास और 12th क्लास की एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए अपनी तैयारी को डायरेक्शन दे सकते हैं। मेरा ही मानना है सर, ज्योग्राफी के संदर्भ में अगर मैं बुक्स पे बात करूं तो बेसिकली 6, 7, 8 की तो बढ़िया से पढ़नी चाहिए। बहुत सरल शब्दों में लिखी होती है, बहुत छोटी छोटी बुक्स होती है, आराम से उनको 2-3 बार आप रिवाइज करिए। इसके बाद में फिर 9, 10 की पढ़िए, थोड़ा सा हार्ड होता है। और उसके बाद 11, 12 की आपको पढ़नी चाहिए। 11, 12 की चाहे तो आप उतना ही पढ़ सकते हैं जितना आपके सिलेबस में, कोर्स में है टॉपिक्स। तो पूरी बुक्स पढ़ने की चाहे तो आपको आवश्यकता नहीं। ज्योग्राफी के संदर्भ में बात करूं 11, 12 में, तो जो सिलेबस में आपके टॉपिक जोड़ रखा है उसको आप पढ़ सकते हो बढ़िया से। और उसके बाद में अगर थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल अगर आपको जाना है तो मेरा ये मानना है, आप जैसे क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, इनके बारे में अगर आप पढ़ते हो तो अलका गौतम की किताब अच्छी आती है। और आप भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ना चाहते हो, सविंदर सिंह की किताब अच्छी आती है। भारत का भूगोल पढ़ना चाहे तो खुल्लर की किताब अच्छी आती है। इन बुक्स को आप पढ़ सकते हो। ये बेसिक बुक्स है और ये ऑथेंटिक बुक्स है, इनसे आप बढ़िया से पढ़ सकते हो। और कई बार ये दिक्कत हो सकती है सर ये तो काफी मोटी किताब है, हम इनको कैसे पढ़े। तो देखिए, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, तो शॉर्टकट तो नहीं, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं उतने वो चैप्टर आप कवर कर सकते हो। जैसे इंडियन मॉनसून दे रखा है, भारत का भौतिक विभाजन दे रखा है, जो चैप्टर उसमें दे रखे हैं वो पढ़ लीजिए, जो चैप्टर नहीं है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, हमें स्मार्ट स्टडी भी करना होगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है, आपको प्रीलिम्स दे रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, मेंस दे रहे हैं तो आपको सब्जेक्टिव लिखना होगा। सर सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है बच्चे के लिए, सब्जेक्टिव लिखे कैसे। तो लिखे तो आप उसके लिए पढ़ने के बाद, पढ़ने के साथ साथ आप अच्छा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। कोचिंग ज्वाइन करके आप अपनी समस्याओं का समाधान गुरुजनों से नित्य प्रतिदिन जोड़ के आप उसमें अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सर इसमें एक स्टूडेंट की यह भी समस्या रहती है कि जब वो आरएस मुख्य परीक्षा की तरफ जाता है प्रीलिम्स के बाद में, हाँ, तो मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछने का जो वर्तमान में ट्रेंड रहा है उसमें आपकी द्वारा जो पढ़ा जा रहा है, यदि आपने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो मुख्य परीक्षा में आप उत्तर नहीं लिख सकते हो। इसके लिए स्टूडेंट को क्या करना होता है? इसके लिए देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए आप बढ़िया से। जैसे अभी आपको सर ने एग्जांपल दिया था ट्रेड वॉर, तो ट्रेड वॉर को आप समझिए क्या है, टैरिफ्स क्या होते हैं, किस प्रकार से लगाए जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट जैसा कि सर ने कहा, इकोनॉमी की बुक से आपको जो बेसिक बुक्स है, राजस्थान बोर्ड की बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, उनसे पढ़ के क्लास में डाउट सॉल्व करके, और सबसे बड़ी बात है सर करंट से जोड़ के। करंट में भी आपको न्यूज़पेपर में भी कई सारी बातें सीखने को मिलेगी। तो एक आरएस के अभ्यर्थी को न्यूज़पेपर से तो हमेशा जुड़े रहना ही चाहिए, ताकि आपको ये भी आइडिया लगता है कि इन दिनों कौन से मुद्दे ट्रेंड्स में हैं और कैसे कैसे उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सर स्टूडेंट को एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि ये तो आपने समझा दिया कि जियोग्राफी जो किताबी ज्ञान है उसको मैप के साथ कैसे लिंक करें, लेकिन स्टूडेंट कई बार ये समझने में दिक्कत आती है कि हम जब किताबी ज्ञान को मैप के अंतर्गत डालने का प्रयास करते हैं तो मैप बहुत ही व्यापक है। अगर उसको सीमित करने का प्रयास किया जाए तो वर्ल्ड मैप को कैसे समझा जाए? वर्ल्ड मैप को देखिए, ऐसा टेक्निक नहीं है। पिछला जब मैं तैयारी शुरुआत जब मैंने की थी तो मैंने ऐसा देखा था, मैंने जब शुरुआत करी तो एक एक कंट्री को लेता था, सोचता था अफ्रीका देखता हूँ मैप,
और मैं एक लीविया ले लेता हूँ, उसके सारे नगर देखता हूँ, तो कई बार उसमें कंफ्यूज होता है कौन से नगर इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, मैं क्या याद करूँ क्या नहीं करूँ। सबसे बढ़िया अप्रोच होती है, मैप को मैप की तरह लेकर नहीं पढ़ना है। आपने बुक ली, बुक में आपने खोला और लाइन आई कि मिस्र का राजधानी काहिरा है, कैरो है, तो आप मैप में देखिए मिस्र की राजधानी काहिरा कहां पर है, न कि उस पूरे मिस्र को मैप को ले ले और सारा उसको तैयार कर ले। ये अप्रोच अच्छी नहीं है। अप्रोच अच्छी ही रहती है, आप बुक्स लीजिए और मैप आपका साथ में खुला होना चाहिए और बुक्स में पढ़ते रहिए और मैप में देखते रहिए। कई बार एक मैप में आपको सारे चित्र नहीं दिख सकते हैं, तो आप 2 मैप का यूज ले सकते हैं। ओरिएंट लॉन्गमैन का मैप आता है, टीटीके का मैप आता है, ऑक्सफोर्ड का मैप आता है, बहुत सारे मैप आते हैं, तो उनको और साथ में करंट अफेयर्स को भी जोड़कर चलिए। करंट अफेयर्स में भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपके पास मैप होना चाहिए। तो नहीं देखते सर, अंबेडकर साहब की जब भी फोटो आती है, चित्र आता है, तो साथ में संविधान साथ में होता है। बिल्कुल तो एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए मैप हमेशा समझ लीजिए उस संविधान की तरह जो हमेशा साथ में होना चाहिए। इस अप्रोच से आपको पढ़ना है, ना कि मैप लेकर उसको तैयार करना है। लोग ज्यादातर यही करते हैं, मैंने देखा है। मैप में पूरा बढ़िया से देख के एक दिन पूरा मैप देख रहे, मैप से याद नहीं रहेगा। मैटर के अनुसार मैप देखेंगे तब आपको याद रह पाएगा। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस, और सिलेबस में अगर मैं पर्टिकुलर अगर बात करूं मैप के संदर्भ में, तो जियोग्राफी का सिलेबस याद होना चाहिए। और उस जियोग्राफी के सिलेबस के साथ में जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं घट रही है, बिल्कुल उन घटनाओं को मतलब जिस लोकेशन पे घट रही उन लोकेशन को लेकर मैप पे जाया जा सकता है। बिल्कुल, तब इसमें स्टूडेंट का डे बाय डे डेली विकास अच्छा होगा सर। ऐसा ही मैं मानता हूँ सर कि आपके जो इकोनॉमिक्स में इसमें भी करंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती होगी सर। बिल्कुल सर। अगर देखा जाए इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद में जो जिस अप्रोच के साथ में आरपीसी क्वेश्चन से डील करती है, वो सारे के सारे जो एग्जांपल होते हैं वो करंट से रिलेटेड होते हैं। जैसा सर मैंने कहा कि वो ट्रेड वॉर से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका जो बेस है वो मतलब एलपीजी के और डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत है। इसी प्रकार वो अगर फिस्कल पॉलिसी के बारे में पूछेंगे या मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछेंगे कि वर्तमान में क्या हो रहा है, तो इसका जो बेसिक है वो फिस्कल पॉलिसी में, इसका बेसिक है वो मॉनेटरी पॉलिसी में। तो आपको सबसे पहले ये है कि बेसिक बुक के माध्यम से जो कोर कॉन्सेप्ट है, उन कोर कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फिर उनकी जो व्यवहारिक समझ दिन प्रतिदिन में घटित हो रही उनको समझना पड़ेगा। जैसे भारत सरकार के द्वारा जो बजट का निर्माण किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा जो फिस्कल पॉलिसी का निर्माण किया जाता है, आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण किया जाता है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जब रिलीज करती है, तो जब तक आपके द्वारा ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे गए तब तक आप आरबीआई है या भारत सरकार इनकी पॉलिसी को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, सही ढंग से तैयारी करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके प्रिपेयर हो जाते हैं तब आप उसको करंट से आसानी से लिंक कर पाते हैं और तब आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे सर अभी इसके बारे में सर कई बार मैंने देखा है कि ऐसा होता है कि जैसे आजकल पेपर में आ रहा है सर, रेपो रेट घटा दी, ट्रेड वॉर का इफेक्ट हम कम कर सकते हैं, क्या करते हैं। एक बेसिक आदमी को ये बातें नहीं समझ में आती है, तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि सर रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। जैसा आपने कहा, मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब उन बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो सर का यही कहना है, आप अच्छी बुक्स पढ़िए, पहले आरबीएससी की बुक्स है या एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और करंट के साथ जोड़कर पढ़िए, तो आप इकोनॉमिक्स में बढ़िया कर पाएंगे। बिल्कुल सर, यही बात है। ठीक है, तो आज की चर्चा काफी अच्छी रही, मुझे लगता है काफी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। हमारी उत्कर्ष टीम आपके लिए हमेशा तैयार खड़ी है। आपको किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की कोई डाउट है, तो आप हमारी टेक्निकल टीम से भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से भी संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको आरएस की तैयारी करने में एक बेहद महत्वपूर्ण गाइडेंस मिलेगा और इसके लिए हम सदैव इनके तैयार हैं। सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं, आजकल तो बच्चे के लिए इतनी सुविधाएं हो गई है सर, हम जब तैयारी करते थे तो उतनी सुविधाएं नहीं थी। बिल्कुल, कई बार दिल्ली जाके तैयारी करना पड़ता था, लेकिन आज वैसी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है सर। तो मैं ये सोचता हूँ कि ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, माध्यम बहुत सारे हैं, ये सब बढ़िया से ध्यान में रख के अगर बच्चा तैयारी करे तो कई ज्यादा भटकाव करने की उसका आवश्यकता नहीं रहती है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।